वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 13 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है मेंस क्रैश कोर्स 2022 के बारे में। इस क्रैश कोर्स में 60 दिनों का एक वेल प्लान्ड शेड्यूल होगा। 250 से अधिक घंटों की क्लासेस होंगी। पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस होगा। 4 जीएस के और एक ऐसे का टेस्ट होगा डिटेल्ड इवैल्यूएशन के साथ। डेडिकेटेड मेंटरशिप होगी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। इसके अलावा जो मटेरियल है वो आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोर्स है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। 13, 14 और 15 तारीख को इसकी ओरिएंटेशन क्लासेस चल रही हैं। 16 से फुल फ्लेज्ड बैच स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो ओल्ड स्टूडेंट हैं ओनली आईएएस के, उनके लिए इस कोर्स में 10% का डिस्काउंट है। और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी मेंस लिखा था, उनके लिए 20% का डिस्काउंट इस कोर्स फीस पे अवेलेबल है। तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्लियोनॉइडेस फैंटास्टिकस के बारे में है। ये एक जाइंट टॉर्टॉइज है जिसका नाम है क्लियोनॉइडेस फैंटास्टिकस। एक समय ये माना जा रहा था कि ये प्रजाति एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि धरती से समाप्त हो चुकी है, लेकिन 2019 में इन्हें वापस से डिस्कवर किया गया। इस डिस्कवरी को अभी हाल ही में वेरीफाई किया गया है एंड दैट इज द रीजन कि दे आर इन द न्यूज। क्लियोनॉइडेस फैंटास्टिकस। अगर कोई भी ऐसा जीव है जो एक्सटिंक्ट हो गया है या एक्सटिंक्ट होने के बाद फिर से रीडिस्कवर हुआ है, तो वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक जाइंट टॉर्टॉइज है जिसे कॉमनली फर्नेंडा कहा जाता है। फर्नेंडा इसलिए नाम दिया जाता है बिकॉज ये फर्नेंडिना जो आइलैंड है, जो गैलापागोस आइलैंड का हिस्सा है, वहाँ पर डिस्कवर किया गया था। इसे गैलापागोस जाइंट टॉर्टॉइज भी कहा जाता है। फर्नेंडिना आइलैंड से ये अपना नाम फर्नेंडा डिराइव करता है। ये बात तो मैंने आपको बता ही दी। आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड और पॉसिबली एक्सटिंक्ट है। इस स्पीसीज के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी थी वो एक सिंगल इंडिविजुअल की वजह से ही थी, जिसे हमने 1906 में खोजा था और अभी हाल ही में इनकी रीडिस्कवरी हुई है 2019 में। ये टॉर्टॉइज बहुत लंबा स्विम नहीं कर सकते, मतलब अगर इन्हें एक आइलैंड से स्विम करके दूसरे आइलैंड पे जाना हो तो ये नहीं जा सकते। क्लियोनॉइडेस फैंटास्टिकस टॉर्टॉइज कांट स्विम फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर। इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि क्या कछुआ बनेगा ऋतु। अब देखिए, वो जीव जो बहुत तेजी से दौड़ लेते हैं, वो जीव जो हवा में बहुत ऊंचाई पे उड़ लेते हैं, इंसान उन्हें तो छोड़ता नहीं, उन्हें भी मार देता है। अब ये बेचारा कछुआ तो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे भी नहीं जा पाता, तो आपको लगता है कि ये बचेगा, इसको तो वैसे ही मार देंगे। लेकिन फिर भी देखिए, कई दफ़ा ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर आपको जाते हुए या मिल जाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ा स्टॉर्म आया तो उसके बहाव में ये पहुंच जाते हैं। या कई बार जो सी फेरर्स होते थे पास्ट में, वो भी इस कछुए को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे लेके चले जाते थे। सो दैट वाज द प्रैक्टिस, जिससे ये एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे पहुंचते थे। बाकी ये तैर के नहीं जाते, इनको अच्छा नहीं लगता शायद। जो फर्नेंडिना आइलैंड है उसकी बात करते हैं, तो ये थर्ड लार्जेस्ट और यंगेस्ट आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड का, और काफ़ी पश्चिम में है। इक्वाडोर के वेस्ट में आपको ये मिलेगा पैसिफिक ओशन में। देखिए, ये जो लोकेशन है स्पॉट की गई है, ये यहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं ग्रुप में। जो आइलैंड है वो गैलापागोस हॉटस्पॉट के थ्रू ही बना हुआ है। ये एक एक्टिव शील्ड वॉल्केनो है जो काफ़ी रिसेंटली इरप्ट होना शुरू हुआ, तो इस लिहाज से जो आइलैंड है वो यंग है, बहुत पुराना नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब जीवों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मामला है। 3 एनिमल्स के नाम है। आपसे पूछा गया है कि कौन खुद को बचाने के लिए प्रेडेटर्स से खुद को रोल कर लेता है, घुमा लेता है, एक गेंद की तरह बन जाता है। तो सही जवाब है हेजहॉग और पेंगोलिन। तो पेंगोलिन यहाँ पे है और हेजहॉग यहाँ पे है। ये खुद को ऐसे रोल कर लेते हैं, तो जो प्रेडेटर्स होते हैं वो इनके ऊपर हमला नहीं कर पाते। सो आंसर इज डी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संत तुकाराम शिला टेम्पल के बारे में है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लास्ट सेशन में मैंने एक मिस्टेक की थी, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। IISc की जो रैंकिंग मैं आपको बता रहा था, उसमें मैंने आपको वो रैंकिंग 31 बता दी थी। ये गलत है। IISc की जो रैंकिंग है वो 155 है, जो पिछले साल की तुलना में 31 रैंक इंप्रूव की है। सो दैट वाज द मिस्टेक दैट आई मेड इन लास्ट सेशन, और मैं इस मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज भी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसे करेक्ट भी कर रहा हूँ। तो जिसने भी इसे देखा है वो इसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस आर्टिकल पे बात करते हैं, दैट इज संत तुकाराम शिला टेम्पल। अभी हाल ही में इसे जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का जो एक टेम्पल टाउन है देहू, वहाँ पे एक संत तुकाराम शिला मंदिर इनॉग्रेट किया गया है। शिला मंदिर ये एक टेम्पल है जो डेडिकेटेड है एक स्लैब ऑफ स्टोन के लिए।
या शिला के लिए, तभी इसे शिला टेम्पल बोल भी रहे हैं। ये वो स्टोन है जिस पर संत तुकाराम ने 13 दिन बिताए थे। ये 13 दिन कैसे थे? जैसे वो कई सारी डिवोशनल पोएट्रीज लिखा करते थे जिन्हें अभ्यांग कहा जाता है। उनकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन किया गया कि क्या वो ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस हैं। तो जब उन राइटिंग्स को चैलेंज किया गया तो इस बात को लेकर उन्होंने अपने पूरे वर्क को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया और उसके बाद वो 13 दिनों तक इसी शिला पे बैठे रहे। 13 दिनों के बाद मिरेकलसली ये जो टेक्स्ट थे ये वापस से रीअपियर हो गए अपनी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए। तो जो 13 दिन उन्होंने इस शिला पे बिताए, उस वजह से इस शिला को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है वरकारी सेक्ट के लोगों के द्वारा, और वो इस प्लेस को विजिट करते हैं। यहाँ पर देखिए, संत तुकाराम महाराज ने 13 दिन इसी शिला पे बिताए थे, इसीलिए वरकारी सेक्ट के लोग इसे प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज के तौर पे देखते हैं। जो शिला है वो वर्तमान में देहू संस्थान टेम्पल प्रमाइस में है और यहीं से वारी जो सेक्ट है वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी डिराइव करता है। वहाँ पर पंढरपुर में वो हर साल पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। जो संस्थान है उन्होंने सिल्वर कास्ट जो कवरिंग है, देखिए इसके ऊपर, इस शिला के ऊपर एक सिल्वर कास्टिंग की गई थी, सिल्वर से इसे कवर कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोग इसे चुरा ले गए। बाद में ये इंद्रायणी नदी के किनारे वापस से पाया गया, तो संस्थान ने डिसाइड किया कि वो इस सिल्वर कास्ट कवरिंग के साथ साथ संत तुकाराम महाराज की इमेज भी लगाएंगे। वरकारी सेक्ट के बारे में बात करते हैं। संत तुकाराम और उनका काम, ये वरकारी सेक्ट के लिए सेंटर में होता है जो पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। उनके जो मैसेजेस थे कास्टलेस सोसाइटी के रिचुअल्स के डिनायल को लेकर, उसने एक सोशल मूवमेंट का रूप ले लिया जिसने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। संत तुकाराम जी से ही वारी पिलग्रिमेज शुरू होता है। वारी पिलग्रिमेज के दौरान जो डिवोटीज होते हैं वो जो देहू का टेम्पल टाउन है और जो अलंदी है वहाँ पर जो पादुकाज होती हैं संत तुकाराम जी की, उसके साथ ट्रेवल करते हैं और ये जो पिलग्रिमेज है वो एकादशी के दिन कंप्लीट होता है। देखिए, इस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया था, नॉट नेसेसरली द सेम क्वेश्चन बट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट थे। पहला था कि ज़्यादातर जो त्यागराज कृतीज हैं या डिवोशनल सॉन्ग्स हैं वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेज में हैं। दूसरा कि त्यागराज जी ने कई सारे नए सॉन्ग्स क्रिएट किए। तीसरा है कि अन्नमाचार्य और त्यागराज जी कंटेम्प्रेरीज थे। और चौथा है कि अन्नमाचार्य जी के जो कीर्तन हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, वो लॉर्ड वेंकटेश्वर जी की प्रेज में हैं। आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा नहीं है। तो जो इसका सही आंसर था दैट वाज बी, यानी कि 2 और 4 ये दोनों करेक्ट थे। कहने का मतलब ये है कि इस नेचर के प्रश्न आते हैं तो अगर ऐसी कोई चीज़ न्यूज़ में आ रही है तो आपके लिए काम की हो जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन स्पेस के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल ही में इसका जो हेडक्वार्टर है इन स्पेस का, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, उसे गुजरात के अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया। ये एक इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करेगी। इनका बेसिक फंडामेंटल ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेंगे कि वो भारत में जो स्पेस सेक्टर है उसमें आए। जैसे यूएस वगैरह में या यूरोपियन कई सारी कंट्रीज़ में जो प्राइवेट सेक्टर है वो स्पेस साइंस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इंडिया में ऐसा हो नहीं रहा है, तो आवश्यकता है कि गवर्नमेंट इन्हें फैसिलिटेट करे। तो हेडक्वार्टर्ड है ये अहमदाबाद, गुजरात में। मेंबर्स की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन, एक टेक्निकल एक्सपर्ट जो स्पेस एक्टिविटीज़ के हैं, सेफ्टी एक्सपर्ट, एकेडमिया और इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट, लीगल एंड स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट अलग अलग डिपार्टमेंट से शामिल होंगे। बाकी पीएमओ और एमईए के जो मेंबर्स हैं वो भी उसमें प्रेजेंट रहेंगे। फंक्शंस की बात करें तो इनका काम वही है कि देखें कि प्राइवेट प्लेयर्स की डिमांड क्या है, वो कैसे इंडिया के स्पेस सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। फर्दर एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की क्या डिमांड है, कंसल्टेशन इसरो का कहाँ कितना रिक्वायर्ड है। जो इन स्पेस है वो सिंगल विंडो नोडल एजेंसी की तरह भी काम करेगा। इसका अपना खुद का कैडर होगा जिसके माध्यम से ये कई सारी एक्टिविटीज़ को परमिट और ओवरसी करेंगे, जैसे कि स्पेस एक्टिविटीज़ जिसमें लॉन्च व्हीकल्स को बनाना, सैटेलाइट्स को बनाना, फर्दर स्पेस एक्टिविटीज़ में सर्विसेज देना जो भी स्पेस एक्टिविटीज़ के एम्बिट में आते हैं, स्पेस इंफ्रा और प्रीमाइस को शेयर करना। इसरो के पास बहुत सारा इंफ्रा है, प्राइवेट एंटिटीज़ उसे डेवलप करेंगी, बहुत खर्चा आएगा, तो वो इसरो के साथ उसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन किस शर्त पे और कैसे शेयर कर सकते हैं ये इन स्पेस बताएगा। फर्दर जो भी प्रीमाइस डेवलप किया जा रहा है या टेम्परेरी फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही हैं इन एंटिटीज़ के द्वारा, प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, वो इसरो के कंट्रोल में होंगे। सेफ्टी नॉर्म्स को मिला के इसरो के सारे फॉलो किए जाएंगे ताकि कोई दुर्घटना ना होने पाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नीली झील के बारे में है। दिल्ली की सरकार ने अभी ये मन बना लिया है कि जो असोला भट्टी वाइल्ड सेंचुरी में एक नीली झील है उसे इको टूरिज्म हब के तौर पे डेवलप किया जाए। काफ़ी बड़ी और हिडन झील रही, काफ़ी जो घना एरिया है असोला भट्टी वाइल्ड सेंचुरी का वहाँ पे लोकेटेड है। इसे ही इको टूरिज्म हब के तौर पे डेवलप करने का प्लान है। यहाँ पे हमें स्टेप सीटिंग फैसिलिटी, एम्फी थिएटर्स मिलेंगे। एम्फी थिएटर एक प्रकार का एक पवेलियन जैसा होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं। सेल्फी पॉइंट, टॉयलेट, 3D एनिमल एग्जिबिट्स और पार्किंग, ये सब चीज़ें वहाँ पर डेवलप की जाएंगी।
बम्बू और अदर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल डेकोरेशन के तौर पे किया जाएगा। ई व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाएंगे फेरी के लिए। असोला पट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये साउथ दिल्ली रिज सेक्शन में लोकेटेड है, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे। सेंचुरी जो है वो लास्ट सर्वाइविंग रेमिनेंट है दिल्ली हिज जो रिज हिल रेंज है उसका, और सेमी एरिड फॉरेस्ट हैबिटेट है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे आपको 23 स्पीसीज मैमल्स की, 252 बर्ड्स की, 28 रेप्टाइल्स की और 86 बटरफ्लाइज की स्पीसीज मिल जाएंगी। एनिमल्स की बात करें तो कई सारे एनिमल्स मिलेंगे, नाम ले लेता हूँ, आपको सारे याद तो नहीं रहेंगे। दोज आर लेपर्ड, जैकाल, पाम साइविट, ब्लैक नेप्ड हेयर, ग्रे मंगूज, रूडी मंगूज, स्ट्रिप्ड हाइना, हॉग डियर, ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, लंगूर, ये सब यहाँ मिलेंगे। इसके आसपास कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, जैसे कि सूरजकुंड और अनंगपुर डैम, ये दोनों हरियाणा में हैं। तुगलकाबाद फोर्ट और आदिलाबाद रूइंस ये दिल्ली में है, और छतरपुर टेम्पल ये दिल्ली में है। ये इसके आसपास की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगला आर्टिकल वालेदो जावारी के बारे में है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट इसी रीजन से जो ब्राज़ील का है वहाँ से गायब हो गया, जिसके बाद ये लोकेशन न्यूज़ में आई। वालेदो जावारी ये आपको वेस्टर्न सेक्शन में मिलेगा, जो ब्राज़ीलियन अमेजोन फॉरेस्ट है वहाँ पे। देखिए ये ब्राज़ील है, और ब्राज़ील में ये इसका एकदम वेस्टर्न फ्रंट है, एकदम पेरू के बॉर्डर से लगता हुआ। यहाँ पर यहीं पर ये लोकेशन है। जावारी नदी यहाँ से बहती है, उसी की वजह से इसका नाम वालेदो जावारी पड़ा हुआ है। ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स का है, जो दुनिया के अन्य हिस्सों से संबंध नहीं रखना चाहती। 14 इंडिजिनियस ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं, जिनके 6000 इनहेबिटेंट्स हैं, जो आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखते। जो कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं वालेदो जावारी में, उन्हें एक्सक्लूसिव टेरिटोरियल राइट्स भी दिए गए हैं ब्राज़ील के 1988 की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। 2001 में जब कुछ चेंजेस किए गए तो इंडिजिनियस टेरिटरी का डिमार्केशन किया गया, उसमें भी इन्हें ग्रांट्स जो राइट्स हैं वो ग्रांट किए गए हैं। जो वालेदो जावारी है ये इंटरनेशनल कोकीन ट्रैफिकिंग रूट का भी हिस्सा है, जहाँ पे ड्रग्स एंड आर्म्स के बदले में सोना दिया जाता है, इसीलिए वायलेंट क्राइम्स का ये एक हॉटस्पॉट भी बना रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसमें अभी हाल ही में हिस्सा लिया। इसे ऑर्गेनाइज किया है ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। समिट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन यानी कि उसी के पैरेलली हुई। थीम रही ट्रैकिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस, प्रमोटिंग ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलियंस। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये कई सारे चैलेंजेस दुनिया भर में वर्ल्ड ऑफ वर्क फेस कर रहा है, कामगारों की जो दुनिया है वो महसूस कर रही है, उस पर बातचीत की गई। जैसे कि इनइक्वालिटी बढ़ते जाना, डेमोग्राफिक रियलिटीज़ हैं उसमें बदलाव आना, अनइक्वल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कोई देश बहुत प्रोग्रेस कर रहा है कोई कर ही नहीं रहा, इनफॉर्मेलिटी और क्लाइमेट चेंज, इनसे जो नुकसान हो रहे हैं उन पर बातचीत हुई। कई सारे एक्शंस डिस्कस किए गए जो कंट्रीज़ को लेने होंगे अगर हम इन चैलेंजेस को हैंडल करना चाहते हैं। तो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ह्यूमन सेंटर्ड, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल रिकवरी पर फोकस करना होगा। ILO की बात करते हैं तो ILO एकमात्र ट्राईपार्टाइट यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है, जिसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो वर्कर्स हैं और गवर्नमेंट तीनों एक साथ आते हैं। 187 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया अपने लेबर स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के तहत इसे बनाया गया, और ये लीग ऑफ नेशंस की एक एफिलिएटेड एजेंसी बनी। बाद में लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया, उसकी जगह पे आया UN। तो UN के साथ 1946 में एफिलिएट होने वाली ये पहली स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी। ये हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नोबेल पीस प्राइज मिला इसे 1969 में। यहाँ पर देखिए ILO पे क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था, कन्वेंशन 138, 182 किससे रिलेटेड है, ऑल्दो ये उस साल न्यूज़ में थे। सही जवाब था A, चाइल्ड लेबर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड इंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट 2022, ये भी हाल ही में रिलीज़ किया गया। ये गाइडलाइंस जो हैं वो अभी हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा रिलीज़ की गई है। इन गाइडलाइंस में क्या बताया, गाइडलाइंस में यही था कि आप कैसे गलत एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। कई तरीके के फालसी एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं अपने ब्रांड को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसे CCPA रोकने की कोशिश करता है। क्या प्रोविजंस किए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल है, कोई भी ऐसा गुड है जो बच्चों को बेचा जा रहा है, बच्चों को टारगेट करके बेचा जा रहा है, और उसमें कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से उसमें हेल्थ वार्निंग देनी हो, या बच्चे उसे नहीं खरीद सकते, है तो बच्चों के लिए लेकिन खरीद केवल बड़े सकते हैं, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी इंडोर्स नहीं करेगी जो स्पोर्ट, म्यूजिक या सिनेमा में शामिल हैं, क्योंकि इन पर्सनैलिटीज़ का बच्चों के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव होता है। फिर वो परसुएड करेंगे या प्रेशराइज करेंगे माता पिता को उन प्रोडक्ट्स को खरीदने को लेकर, जबकि वो उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से ऐसा किया गया। देखिए, एडवर्टीजमेंट के कई सारे तरीके होते हैं जो मिसलीडिंग होते हैं, मैं उन तरीकों के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस गाइडलाइन में सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी एक प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया गया ताकि उस प्रोडक्ट को डिस्करेज किया जा सके, क्योंकि वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो उस प्रोडक्ट को अब एडवर्टीज नहीं किया जा सकता।
तो कंपनीज क्या करेंगी कि उस प्रोडक्ट को एडवर्टीज नहीं करेंगे बल्कि उसी नाम के किसी अन्य प्रोडक्ट को एडवर्टीज करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंपीरियल ब्लू, जो इंपीरियल ब्लू था वो एक व्हिस्की का ब्रांड था। जब सरकार ने लिकर के एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया तो वो इंपीरियल ब्लू जो व्हिस्की है उसे एडवर्टीज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इंपीरियल ब्लू नाम से सीडी बेचनी शुरू कर दी। आप भले ही सीडी बेच रहे हो लेकिन लोगों के दिमाग में जो नाम है इंपीरियल ब्लू का वो व्हिस्की का है, तो काइंड ऑफ आप व्हिस्की एडवर्टीज तो नहीं कर रहे हो लेकिन वो इनडायरेक्टली एडवर्टीज हो रहा है। तो कई बार ऐसा लोग करते हैं कि लिकर का ऐड जब बैन कर दिया गया तो फिर वो सोडा बेचने लगेंगे उसी नाम का, सीडी बेचने लगेंगे, इवन हॉलिडे पैकेजेस बेचने लगेंगे। तो आप ये भी नहीं कर सकते बिकॉज इसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट कहा जाता है कि फ्री है लेकिन फिर उसमें कुछ ना कुछ चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसमें मामला ये है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कंज्यूमर को कुछ भी देना पड़ रहा है, कुछ भी पे करना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए फ्री एडवर्टीजमेंट क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा है बेट एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कहा जाता है कि लिमिटेड टाइम ऑफर है, आइए, और किसी सामान को कम कीमत पे दिया जाता है सेल लगा के। लेकिन इसमें क्या ट्रिक करते हैं कि जब आप सेल में जाओगे, जैसे मान लीजिए कि कोई 20,000 का टेलीविजन है या, तो उसको बोलेंगे कि हम 8,000 में आपको दे रहे हैं। जब आप टेलीविजन खरीदने जाओगे तो बोलेंगे ये तो आउट ऑफ स्टॉक है, आप इसकी जगह पे ये वाला ले लीजिए, ये भी स्टॉक में है 15,000 वाला। तो वो जो आपको एडवर्टीज कर रहे हैं वो बेच ही नहीं रहे हैं, वो उनके पास है ही नहीं, वो बेच कुछ और रहे हैं, बस वो एडवर्टीज करके आपको बुला रहे हैं। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग को बेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, जहां पर किसी सामान की कीमत को कम करके एडवर्टीज किया जाता है जबकि वो आउट ऑफ स्टॉक होता है या स्टॉक में बहुत कम होता है। तो इस संबंध में रेगुलेशंस लगाए गए हैं। इसके अलावा डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, जहां पे जो चीज बताई जाती है वो एक्चुअली में होती नहीं है, ये भ्रामक एडवर्टाइजिंग होती है। जैसे एक आता था पावर बार, उसमें बोलते थे कि आप इसको खाओगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, जबकि उसको खाने से कोई एनर्जी मिलती नहीं थी, उसमें होता था खूब सारा शुगर जिसको खाने से फैट भी बढ़ता था। तो इस तरीके का आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, जो आप एडवर्टीज कर रहे हो वो है ही नहीं प्रोडक्ट। फर्दर, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो देश के बाहर रह रहा है तो वो कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता जिस प्रकार का एडवर्टीजमेंट कोई ऐसा व्यक्ति भारत में नहीं कर सकता, या जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं ये उनके लिए बार है, तो आप बाहर जाके भी वो नहीं कर सकते। इस तरीके के रेगुलेशंस यहाँ पे लगाए गए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैरिजुआना के बारे में है। थाईलैंड एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मैरिजुआना को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, मतलब अब इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। थाईलैंड, यहाँ पर देखिए एक देश है, ये है इंडिया और ये है थाईलैंड, ठीक है। मैरिजुआना जो है एक साइको एक्टिव ड्रग होता है जो कैनबिस प्लांट से निकलता है। इसका इस्तेमाल मेडिसिनल, रिक्रिएशनल और रिलीजियस पर्पज से किया जा सकता है। रिक्रिएशनल पर्पस का मतलब ये होता है इसे कंज्यूम किया जाता है नशे के लिए। देखिए, साइको एक्टिव ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो माइंड की जो स्टेबिलिटी है उसको प्रभावित करते हैं। जो कैनबिस होता है उसका इस्तेमाल स्मोकिंग, वेपराइजेशन, खाने में मिला के या एक्सट्रैक्ट के तौर पे किया जाता है रिक्रिएशनल पर्पस से। ये मेंटल और फिजिकल इफेक्ट्स क्रिएट करता है जिसमें कोई व्यक्ति हाई या स्टोन्ड फीलिंग रखने लगता है या नशा हो जाता है। फर्दर, ये दिमाग के परसीव करने के तरीके को बदल देता है या एपेटाइट, भूख बढ़ा देता है। इसीलिए लोग इसका नशे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं बड़े स्केल पे, हालांकि मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी का हो जाना, मुंह का सूखना, जो चलने फिरने की क्षमता है वो प्रभावित होना, आंखों का लाल हो जाना, एनेक्साइटी या पैरानोइया फील करना। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स में होता है कि आपको आदत पड़ जाएगी, मेंटल एबिलिटी प्रभावित होगी। अगर कोई माँ मैरिजुआना का उपयोग कर रही है तो बच्चे की हेल्थ प्रभावित होती है। इंडिया में इन सब चीज़ों को लेकर रेगुलेशंस क्या हैं? 1985 का जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइको एक्टिव सब्सटेंस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, वो कैनबिस के कमर्शियल कल्टीवेशन को रोकता है। प्रोसेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब बैन है। इस एक्ट को 1988, 2001 और 2014 में अमेंड भी किया गया। जबकि देखिए, कैनेबिडियोल, सीबीडी, ये एक ऑयल होता है जो कि मैरिजुआना से ही निकाला जाता है, कैनबिस प्लांट से ही निकाला जाता है, वो अलाउड है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में इसे अलाउ किया गया है। कई सारी वेबसाइट इसे बेचती भी हैं, लेकिन खरीदने के लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। सिमिलरली भांग, गांजा और चरस, इसे भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 में आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन में अलाउ किया गया है। रिविजन कर लेते हैं। फर्नांडिना आइलैंड, ये सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड का। ये गलत है, ये सबसे बड़ा नहीं है, ये तीसरा सबसे बड़ा है और कंपैरेटिवली यंग है। वरकारी सेक्ट, संत तुकाराम और उनके वर्क्स सेंट्रल थीम में है इनके लिए, दैट्स ट्रू। इन स्पेस हेडक्वार्टर्ड है अंतरिक्ष भवन बैंगलोर में, गलत है, गुजरात में लोकेटेड है ये। वाले दो जावारी वेस्टर्न सेक्शन में ब्राजीलियन अमेजन रेन फॉरेस्ट की सिचुएटेड है, सही है। वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट WEF ने ऑर्गेनाइज किया, गलत है, ILO ने ऑर्गेनाइज किया।
तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, जिसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पहुंच सकते हैं। वहाँ पे जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।